Hello everyone, this is Sapna from RPIIT Medical and Technical Campus. In today's class, we will discuss about blood fractions or plasma derivatives. So first of all, we will discuss about what are the blood fractions or plasma derivatives. Basically, we know components of blood that are separated out through a process called blood fractionation. And there are four main blood components or blood fractions, we can say. These are RBCs, WBCs, platelets and plasma. These are the derivatives of plasma obtained by a chemical process such as alcohol precipitations. For example, albumin, coagulation factors, concentrates and immunoglobulins. So आज की इस वीडियो में हम ब्लड फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्लड के फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी कि ब्लड का विभाजन। तो ब्लड का विभाजन हम करते कैसे हैं? जब भी हम ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें हमारे क्या होता है, चार तरह के ब्लड फ्रैक्शंस बनते हैं। सबसे भारी हमारी आरबीसीज होती हैं, जो क्या होती हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब की सतह में बैठ जाती हैं। उसके ऊपर हमारी एक लेयर बनती है जिसको हम बफी कोट बोलते हैं, और उस बफी कोट के अंदर हमारी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और उस प्लेटलेट्स के डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बाद एक लेयर बनती है जो कि किस चीज़ की लेयर होती है? प्लाज्मा की लेयर होती है। तो इसीलिए सारे के सारे प्लाज्मा के डेरिवेटिव्स भी कहे जाते हैं। इसका उदाहरण के लिए इसमें हम यूज़ करते हैं अल्कोहल की प्रेसिपिटेशन होना। वो किन कहाँ पे होती है? एल्ब्यूमिन में, या कोएगुलेशन फैक्टर के कंसंट्रेट्स में, या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स में। अब बात आती है ब्लड प्रोडक्ट्स की। ब्लड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो जो ब्लड कंपोनेंट्स और प्लाज्मा फ्रैक्शंस को मिला के बनते हैं वो होते हैं हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स। यानी कि इसमें हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स भी शामिल होते हैं, साथ में हमारे प्लाज्मा के फ्रैक्शंस, जो कि हमारे प्लाज्मा के पार्ट होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है ब्लड फ्रैक्शंस की। तो ब्लड फ्रैक्शंस में जो आरबीसीज होती है वो 45% प्रेजेंट होती है। और जो आरबीसीज होती हैं वो एक रेड कलर की ब्लड सेल होती है, जो कॉर्पसुलर होती है, बायोकनकेव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होती है। उसके बाद आरबीसीज की कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है? जो आरबीसी होती है वो बनती कैसे हैं? उसमें 6.2% ऑफ वाटर होता है। अदर्स में आते हैं न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, जो कि 2.5% प्रेजेंट होते हैं। और हीमोग्लोबिन्स और आयरन जो है वो 35% एक आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7.3 माइक्रोमीटर एवरेज होता है। और जो काउंट होता है वो 6 to 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है बर्थ के टाइम पे। एक अडल्ट मेल में होता है ये 5 से 6 मिलियन, और एक फीमेल में होता है 4.5 to 5.5 मिलियन। एक आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। अब फंक्शन क्या होता है आरबीसीज का, कि वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, और ऑक्सीजन को कैरी कैसे करती हैं? वो ऑक्सीजन को वो लंग्स से पूरी बॉडी में हर एक टिश्यू में, सेल में सप्लाई करती हैं। और उस हर एक टिश्यू और सेल से वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देती है हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू। तो इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली हेमाटोलॉजिकल टेस्ट में हम यूज़ करते हैं हीमोग्लोबिन, एचसीटी यानी हेमाटोक्रिट, जिसको हम पीसीवी भी बोलते हैं, उसके एस्टिमेशन में। अगला आता है हमारा बफी कोट। जो बफी कोट एक सैंपल में होता है वो 1% से भी कम होता है, जिसमें हमारे डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसीज जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें मेनली इनको ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो सेल्स होते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब किन किन के सेल्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रोफिल्स में, इओसिनोफिल्स में और बेसोफिल्स में। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज में वो 50 से 70% प्रेजेंट होते हैं। इओसिनोफिल 1 से 4% होते हैं, और बेसोफिल 1 से भी कम होते हैं। उसके बाद आते हैं ए ग्रैन्युलर, यानी जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते।
वो होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो 20 से 40% प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं वो 2 से 8 प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आती है टीएलसी। टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट क्या होती है? हमारी डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का काउंट, तो बर्थ के टाइम पे जो बच्चे होते हैं उनका होता है 20,000 पर माइक्रोलीटर होता है, और अडल्ट में ये 4,000 से 11,000 पर माइक्रोलीटर सेल्स पर क्यूबिक एमएम होता है। उसके बाद आते हैं फंक्शंस। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ती है हमारी बॉडी में, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे न्यूट्रोफिल्स लड़ते हैं ज़्यादा तौर पे, और जो इयोसिन होते हैं वो एलर्जिक इन्फेक्शन से लड़ते हैं। जो बेसोफिल होते हैं वो भी इयोसिनोफिल की मदद करते हैं एलर्जिक रिएक्शन से लड़ने में, बट ये थोड़ा कम लड़ते हैं किसके कंपैरिजन में? लिम्फोसाइट्स के, जो बढ़ जाते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन में, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में, या जो मोनोसाइट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, और ये सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म को प्ले करते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये स्मॉल होती हैं, थ्रोम्बोलिम्फोक्लोट्स होती हैं। प्लेटलेट्स का मतलब होता है स्मॉल प्लेटलाइट स्ट्रक्चर्स, और थ्रोम्बो का मतलब होता है ल्यूम्पर क्लॉट्स, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो प्लेटलेट्स क्या होती है? स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं जिनका जो डायमीटर होता है वो 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ये कलरलेस होती हैं, स्फेरिकल इन शेप होती हैं, ओवल शेप भी होती हैं, और राउंड ग्रैन्युलेटेड बॉडीज होती हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनका काम क्या होता है? ये हीमोस्टेसिस करती हैं और ब्लड कोएगुलेशन में मदद करती है, यानी कि हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करती हैं। दूसरा, हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड का जो फ्लो है उसका जो इंजरी के टाइम पे क्लॉट फॉर्मेशन है, वेसल्स की रिकवरी है, उसमें ये अपना एक्ट करती हैं। क्लॉट रिट्रैक्शन में ये मदद करती हैं, फैगोसाइटोसिक फंक्शन करती हैं, और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं। उसके बाद बात आती है प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या है? एक क्लियर स्टार कलर्ड फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड का, जो रिप्रेजेंट करता है 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम को। कॉम्पोजिशन इसकी क्या होती है? किससे बनता है ये? 91% इसमें वाटर होता है, 9% इसमें सॉलिड्स होते हैं। कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं इसमें? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेनली इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, आयरन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और अदर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। शुगर, फैट, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद बात आती है प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 6.4 से लेके 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के? इसमें एल्ब्यूमिन होता है 3 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि 55% प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। 38% प्लाज्मा में जो है वो ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होते हैं, बीटा और गामा, 2 to 3 ग्राम पर डेसीलीटर। जो एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशो होती है वो 1.7:1 होती है। 7% ऑफ इसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। प्रोथ्रोम्बिन होता है 40 mg पर डेसीलीटर। एनपीएन होता है इसमें नॉर्मल 28 से 40 mg पर डेसीलीटर। डेरिवेटिव्स होते हैं फूड प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और टिश्यू कैटाबोलिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और क्रेटाइन। अब प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या होता है? ये बायोकेमिकल टेस्ट्स में यूज़ किया जाता है, और कोएगुलेशन टेस्ट्स में इसको हम यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।